सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एसवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 जो है सेमेस्टर 3 का, उसका जो मॉड्यूल 1 है ह्यूमन राइट प्रोविजन वायलेशन एंड रिड्रेसल, उसका लेक्चर नंबर 3 लेंगे, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि जो शेड्यूलेड कास्ट होते हैं उनका मतलब क्या होता है, एंड ये भी देखेंगे कि उनको क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, उसके जो वायलेशन है और रिड्रेसल जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स के बारे में समझेंगे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल राइट्स उनको मिले हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शेड्यूलेड कास्ट का मतलब क्या होता है, क्या कि शेड्यूलेड कास्ट होते कौन है, इनके अंदर कौन कौन लोग, कौन सी कास्ट आती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शेड्यूलेड कास्ट का मतलब होता है कि मान लो एक लिस्ट है, इसके अंदर काफ़ी सारे कास्ट को डाला गया है कि ये सारे जो कास्ट है, ये सारी मतलब बहुत सारे जो कास्ट है, ये सब मतलब वीकर सेक्शन के अंदर आती है, मतलब इकोनॉमिकली ये बैकवर्ड है, सोशली भी बैकवर्ड है, काफ़ी ज़्यादा निचले दर्जे की एक कास्ट है। तो उन सारे कास्ट को एक शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया है, तो उसी को हम शेड्यूलेड कास्ट बोलते हैं, एससी। ठीक है, तो मतलब शेड्यूलेड कास्ट के अंदर सारे जो छोटी कास्ट वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर कोई ऐसा नहीं पर्टिकुलरली कि कोई एक ही कास्ट है, बहुत सारे कास्ट है इसके अंदर, कह सकते हो 3400 से ऊपर कास्ट इसके अंदर डाले गए शेड्यूलेड कास्ट के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे कास्ट है। अब आप कैसे पता कर सकते हो कि भाई कौन से कास्ट है, तो देखो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है कि कौन कौन लोग जो है, कौन सी कास्ट जो है आपके शेड्यूलेड कास्ट के अंदर आएगी, तो वो बताया गया। तो देखो यहाँ पर मीनिंग ऑफ शेड्यूलेड कास्ट उसको पढ़ते हैं, तो देखो पॉइंट में लिखा है कि आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 32 of the Constitution of India have reference to scheduled caste and scheduled tribes with respect to any state or union territory. The scheduled caste are the backward classes of the citizens disadvantaged people in India। मतलब क्या, ये देखो सबसे पहली बात आर्टिकल 341 एंड 342 जो है, ये जो दो आर्टिकल्स है इनके अंदर बताया गया है कि कौन कौन से लोग जो है जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आएंगे। मतलब आर्टिकल 341 जो है उसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन एससी के अंदर आएगा, कौन सी कास्ट आएगी एससी के अंदर, और आर्टिकल 342 जो है उसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन जो है जो एसटी के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेट और यूनियन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई कि एससी एसटी वो कास्ट होती है, वो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं जिनको समाज के अंदर डिसएडवांटेज होता है अलग अलग तरीके से, यानी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज होते हैं, गरीब होते हैं, या फिर सोशली भी डिसएडवांटेज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा समाज के अंदर उतनी इज्जत नहीं रहती है। ठीक है, उतनी ज़्यादा मतलब कह सकते हो पावर नहीं रहती है सोसाइटी के अंदर, उनके पास में कुछ भी वो कह नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं इंडिया के अंदर उन्हीं को हम एससी एसटी बोलते हैं। ओके, अब देखो आगे लिखा है कि द एससीज बिलोंग टू रिलीजन, मतलब ये जो एससी लोग जो होते हैं, यानी ये जो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर जो लोग होते हैं, ये मतलब कौन से रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हिंदुइज्म से हो सकते हैं, मतलब वही अपना जो हिंदू लोग, चाहे उस हिंदू के अंदर आप कह सकते हो मतलब जितने भी मराठी हो गए या फिर जितने भी और भी है वो सब हिंदू के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जितने भी हिंदू लोग हैं वो जो है वो एससी के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद जो न्यू बुद्धिज़्म है, मतलब न्यू बुद्धिज़्म का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1956 में हुआ क्या था कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे उन्होंने मतलब अपना धर्म परिवर्तन कर दिया कि भाई अब मेरे को जो है बुद्धिस्ट बन जाता है, तो मैं बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसको अपनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब बुद्धिज़्म रिलीजन को अपना दूंगा, शांति की जीवन जीनी है मेरे को। ओके, तो 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है उन्होंने मतलब बुद्धिज़्म जो है बुद्धिस्ट बनने का फैसला कर दिया कि भाई मैं दूसरा रिलीजन को अब अडॉप्ट करूँगा। ठीक है, बुद्धिज़्म रिलीजन को अडॉप्ट कर लूँगा। ठीक है, बुद्धा बनना है मेरे को भी। तो उन्होंने जैसे ही अपना जो है कास्ट मतलब अपना कह सकते हो रिलीजन चेंज कर दिया था, उसके बाद उनके जो फॉलोअर्स थे, मतलब काफ़ी सारे जो और शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर जो लोग थे, छोटी कास्ट वाले जो दलित लोग थे, उन्होंने भी उनके पीछे पीछे वो भी बोले कि हमको भी वही ये मतलब बुद्धिज़्म में ही जाना है, हमको भी इन्हीं के कास्ट में चले जाना, मतलब इनके ही रिलीजन में चले जाना, हमको भी शांति की जीवन जीनी है। ठीक है, तो जो भी 1956 के बाद मतलब कह सकते हो बुद्धिज़्म के अंदर आया है बुद्धिस्ट बनने के लिए कि भाई ये रिलीजन मेरे को भी अपनाना है, तो उन लोगों को हम नियो बुद्धिज़्म बोला जाता है। ठीक है, और जो उससे पहले के लोग हैं उनको हम बुद्धिस्ट बोलते हैं, जो उससे पहले वाले 1956 से पहले वाले। ठीक है, तो नियो बुद्धिज़्म जो उसके अंदर जो लोग हैं वो सारे लोग भी कह सकते हो एससी के अंदर ही आते हैं, क्योंकि कह सकते हो उनको ही पीछे पीछे गए थे ना, तो वो भी एससी वाले ही एक टाइप से छोटे कास्ट वाले ही लोग थे, तो वो सारे लोग भी आते हैं एससी के अंदर। एंड उसके बाद जो सिख लोग होते हैं, जो पंजाबी लोग होते हैं, उन लोग भी इसी के अंदर आते हैं। ओके, तो जो सिख लोग होते हैं वो भी शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर ही आते हैं, बिलोंग उसी के अंदर बिलोंग करते हैं। ओके, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि एज पर सेंसस 2011, यानी 2011 का जो सेंसस हुआ था उस टाइम पर ये पता चला कि एससीज कंप्राइजेस अबाउट 6.6% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन, यानी इंडिया के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर मतलब यहाँ पर देखो आप
कि इंडिया के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर 6.6% जो लोग हैं वो एससी कैटेगरी के अंदर आती है, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आती है, जो 6.6% लोग हैं। एंड अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करूँ तो 8.6 है, ऐसे तो बुक में नहीं बताया, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो एसटी वाले जो है एससी मतलब एससी वाले तो मतलब इतने हैं, एंड जो एसटी वाले हैं वो 8.6% है टोटल इंडिया के अंदर अपने, ठीक है। और बाकी ओबीसी जनरल वो सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि टोटल इंडिया के अंदर 6.6% जो है वो एससी वाले कंप्राइज करते हैं पॉपुलेशन। उसके बाद आगे लिखा है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन 31.9% ऑफ द स्टेट्स टोटल नंबर इज़ इन पंजाब। मतलब क्या कि अगर आप नंबर के हिसाब से देखोगे, मतलब टोटल मान लो जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 31.9% जो पॉपुलेशन है, मतलब कह सकते हो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखोगे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है, मतलब उस पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो हाईएस्ट परसेंटेज है पंजाब के अंदर एससी की, ठीक है। और अगर आप हाईएस्ट नंबर देखोगे कि सबसे ज़्यादा कितने एससी जो है पर्टिकुलरली किस जगह पे है, मतलब यहाँ पर समझाने की बात ये है, देखो समझो कि देखो पंजाब जो है, ये जो पंजाब है अपना, ये जो पंजाब है इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है, जितने भी करोड़ पॉपुलेशन है, उस करोड़ में से 31.6% जो पॉपुलेशन है वो जो है मतलब कह सकते हो अपना एससी कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। तो हाईएस्ट परसेंटेज के मामले में देखोगे तो पंजाब नंबर 1 पे आता है। एंड अगर आप हाईएस्ट नंबर पे देखोगे सबसे ज़्यादा एससी किधर है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कि कितने करोड़ एससी जो है पर्टिकुलर किस एरिया में है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखोगे, ठीक है, मतलब यूपी के अंदर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट परसेंट नंबर जो है मतलब अपना एससी का है, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ एससी आर इन यूपी एट 4.1 करोड़, 4 करोड़ जो है वो यूपी के अंदर एससी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के। अब देखो आगे लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 366(24) डिफाइंस शेड्यूल्ड कास्ट मीन्स सच कास्ट रेसेस और ट्राइब और पार्ट ऑफ और ग्रुप्स विच सच caste, races or tribes as are deemed under Article 341 to be scheduled caste for the purpose of this constitution। मतलब क्या यहाँ पर मतलब बताया गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट मतलब क्या होता है। तो देखो आर्टिकल 336 जो मतलब 366(24) जो है वो कहता है कि देखो शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब होता है वो कास्ट के लोग या फिर वो रेसेस के लोग या फिर वो जो आदिवासी लोग हैं ट्राइब्स या फिर जो भी पर्टिकुलरली कोई पार्ट ऑफ ग्रुप है सोसाइटी का, वो लोग जो कि हमारा जो आर्टिकल 341 है उसके अंदर आते हैं। मतलब आर्टिकल 341 देखो मैंने आपको बताया था ना, आर्टिकल 341 जो है वो कहता है कि ये पर्टिकुलर जो कास्ट है ये सब शेड्यूल्ड कास्ट है, ठीक है। तो ये नहीं कहना चाहता है ये पर्टिकुलरली ये जो आर्टिकल 336(24) है वो यही कहता है कि आर्टिकल 341 में जितने भी कास्ट को बोला गया कि ये सारे शेड्यूल्ड कास्ट है, जितने भी रेसेस को बोला गया, जितने भी ट्राइब्स को बोला गया कि ये सारे जो मतलब पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आएंगे, तो उन सारे लोगों को ही हम कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। तो यही मतलब डेफिनेशन काफ़ी अजीब डेफिनेशन दी गई है कि आर्टिकल 366(24) बोलता है कि जो आर्टिकल 341 में जितने भी बताए गए हैं कास्ट जो है शेड्यूल्ड कास्ट बोला जाता है उन्हीं को हम शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया है यहाँ पर। अब नाउ यहाँ पर ये देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब क्या ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स मिले हैं शेड्यूल्ड कास्ट को। देखो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स में डिफरेंस क्या होता है, तो मे भी आपको पता होगा। ओके, तो कौन से राइट्स इनको मिलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट वालों को, एससी वालों को, तो आप ये देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन द फॉर्म ऑफ सेफगार्ड टू शेड्यूल्ड कास्ट। द सेफगार्ड आर ग्रुपेड इनटू 6 कैटेगरीज। मतलब क्या कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी सारे राइट्स देता है मतलब शेड्यूल्ड कास्ट को, ठीक है, एससी वालों को काफ़ी सारे राइट्स देता है इन द फॉर्म ऑफ सेफगार्ड, ठीक है। मतलब उनको इस तरीके से देता है कह सकते हो सेफगार्ड की तरह, मतलब उनको बचाने की तरीके, मतलब एक टाइप से उनको राइट्स जो है उनको बचाने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आपको सोशली कोई परेशान नहीं करेगा, आपको स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, आपको कोई भी छुआछूत के लिए बोला नहीं जाएगा। जैसे आर्टिकल 17 है वो बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ज़्यादातर जितने भी राइट्स है वो इन्हीं फॉर्म में सेफ गार्ड करने के लिए कि आपको बचाया जा सके। ओके, तो ऐसे राइट्स आपको मिले हुए मतलब जो एससी वाले उनको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जितने भी सेफ गार्ड वाले जितने भी कैटेगरी मतलब जितने भी राइट्स मिले हुए हैं एससी वालों को, उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला है सोशल सेफ गार्ड, उसके बाद इकोनॉमिक सेफ गार्ड, फिर एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफ गार्ड, फिर पॉलिटिकल सेफ गार्ड, फिर सर्विस सेफ गार्ड एंड लास्ट में अदर सेफ गार्ड, ठीक है। तो ये सारे कुछ 6 कैटेगरीज है सेफ गार्ड्स के जो कि लोगों को एससी वालों को मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो सबसे पहले सोशल सेफ गार्ड को समझ लेते हैं। तो देखो सोशल सेफ गार्ड का मतलब होता है सामाजिक सेफ गार्ड, कि आपको समाज के अंदर मतलब अच्छी तरीके से रहने को मिलेगा, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, आपके साथ इक्वलिटी होगी, ठीक
ठीक है। आपको किसी भी जगह से भगाया नहीं जाएगा ये बोलकर कि भाई तू दलित है या फिर तू छोटी कास्ट का निकल इधर से, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। जैसे कि देखो आर्टिकल 15 है अपना, वो क्या कहता है कि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। मतलब क्या कि देखो हमारा आर्टिकल 15 कहता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आर्टिकल 15 कहता है कि आप 5 बेसिस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। वो 5 बेसिस क्या है? पहली बात तो देखो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। मतलब ये 5 चीज़ों के ऊपर अगर आप किसी के साथ भी भेदभाव करते हो तो ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन होगा, जिसकी वजह से आपको ऊपर मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इन 5 बेसिस पे आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि आप किसी के साथ भी मतलब सोशली भेदभाव नहीं कर सकते। और इसके अंदर आप देखो तो रेस और कास्ट भी आते हैं, यानी क्या कि अगर आप कास्ट के ऊपर भी भेदभाव करोगे तो ये मतलब आपका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस आदमी को पनिश करेगा, ओके। तो ये भी आपको राइट मिल जाता है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा आपके कास्ट के ऊपर, चाहे आप दलित कास्ट हो तब भी आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जैसे आप मंदिर जा रहे हो तो वहाँ से भगाया जा रहा है आपको कि ये तो मंदिर नहीं आ सकता, तो आप ऐसे टाइम पर बोल सकते हो ये तो मेरे आर्टिकल 15 का उल्लंघन किया जा रहा है, मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसे टाइम पर मतलब यही बात है कि मतलब आपको जो है सेफगार्ड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ओके। आप जा सकते हो कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, ओके। तो ये यहाँ पर लिखा है कि देखो यहाँ पर आर्टिकल 15(1) जो है वो क्या कहता है कि आर्टिकल 51 स्टेट दैट द स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन और ग्रुप ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इन 5 चीज़ों के बेसिस के ऊपर स्टेट जो रहेगा, मतलब जो अपना जो मतलब जो भी स्टेट का मतलब यहाँ पर होगा अपना देश या फिर अपना जो पर्टिकुलर स्टेट रहेगा, जो भी एरिया रहेगा वहाँ का, जो भी गवर्नमेंट रहेगी, वो जो रहेगी गवर्नमेंट वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी इन 5 बेसिस के ऊपर, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद देखो सेकंड बोला गया है कि आर्टिकल 15(2) जो है वो क्या कहता है कि स्टेट दैट एवरी पर्सन शॉल हैव इक्वल एक्सेस इट इन पब्लिक प्लेसेस लाइक पब्लिक पार्क, म्यूजियम, वेल्स, बाथिंग गर्ड्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। मतलब जो भी पब्लिक प्लेसेस है जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ठीक है, ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर आपको घुसने के लिए कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन 5 बेसिस के ऊपर। मतलब कि आपको अगर मान लो छोटी कास्ट के हो तो आपको बोला जा रहा है आप नहीं घुस सकते, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप दूसरे रिलीजन के हो तो भी आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप इस पर्टिकुलर मंदिर में नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे अगर कोई हिंदू है तो उसको ये नहीं बोला जा सकता है भाई तो मस्जिद में नहीं जा सकता, ठीक है। तो सबको इक्वल एक्सेस मिलेगा। तो ये आर्टिकल 15(2) कहता है कि आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव सोसाइटी के अंदर नहीं किया जाएगा, ओके। तो ये आपको सोशल सेफगार्ड जो है आर्टिकल 15 आपको देता है। उसके बाद आर्टिकल 17 अपना है ऑब्लिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। वो बोलता है कि कोई भी अगर छुआछूत का बोला कि ये छोटी कास्ट वाला है मेरे को छू मत, या फिर पानी को तू जूठा मत कर नहीं तो गंदा हो जाएगा, तो ऐसे टाइम पर उस आदमी को भी जो है पनिशमेंट मिलेगी जो भी ऐसा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑब्लिशड का मतलब होता है बैन कर देना, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी की छुआछूत का, कि ये तो छोटी कास्ट वाला है मेरे को छूना मत, ठीक है। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि देखो पहले के टाइम में लोग मानते क्या थे कि जो छोटी कास्ट वाले लोग होते हैं ना, जो छोटी कास्ट वाले वो मतलब छोटा मोटा काम करते हैं, चप्पल सीने का या फिर गटर साफ करने, ऐसे गंदे गंदे काम करते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हो बड़े लोगों नज़र में वो थोड़ा ख़राब काम है, ठीक है, ख़राब काम कर रहे, चप्पल सिल रहे, वो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये माना गया कि ये जो छोटे कास्ट वाले लोग हैं क्योंकि ख़राब काम कर रहे हैं तो जिसकी वजह से ये अशुद्ध है, गंदे लोग हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अगर ये पानी को छू देंगे तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, हमको छू देंगे हम भी गंदे हो जाएंगे, इसलिए इनको छूने मत दो किसी को भी, अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है। तो पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा किया जाता है, अगर कोई छू देगा पानी को, कुएं का पानी, तो उसको बहुत मारा जाता था उस आदमी को। तो अब इसे बैन कर दिया गया, ऑब्लिश कर दिया गया अनटचेबिलिटी को। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध बन चुका है, एंड एनीवन डूइंग सो इज पनिशेबल बाय लॉ। और अगर कोई पकड़ा जाता है ऐसा करते हुए कि किसी को बोल रहा है कि तू छूना मत इसको, कास्ट के ऊपर या फिर रिलीजन, मतलब इन 5 बेसिस के ऊपर अगर आप किसी को भी बोल रहे हो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर कि इसको छूना मत, तो ऐसे टाइम पर जो है उस आदमी को पनिश किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है मान लो सामने वाले को कोई बीमारी हो जो छुआछूत से फैलता हो, तो ऐसे टाइम पर उसको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप कास्ट, रिलीजन, इन चीज़ों के ऊपर अगर आप किसी को बोल रहे हो कि छू मेरे को मत, मतलब छुआछूत दिखा रहे हो मतलब कास्ट और रिलीजन के ऊपर, तो ऐसे टाइम पर आपको ये पनिशमेंट मिलेगी आर्टिकल 17 के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 25(2)(b) जो है वो क्या कहता है। देखो आर्टिकल 25 जो है वो ये कहता है कि आपके पास आज़ादी, आप अपने रिलीजन को अच्छी तरीके से मतलब कह सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो कोई दलित है, ठीक है, मतलब छोटी कास्ट वाला है,
अब क्योंकि मान लो वो हिंदू है, ठीक है, तो अब वो चाहे तो मंदिर में जा सकता है, पूजा वूजा कर सकता है। तो ये राइट जो है वो कौन देता है, तो आर्टिकल 25 का 2B देता है कि देखो प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन फॉर अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस, मतलब सारे क्लासेस जो रहेंगे, मतलब जो भी वीकर सेक्शन वाले हो चाहे बड़े के सेक्शन वाले हो, सब के सब सारे क्लासेस के जो लोग हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस हो या फिर अपर क्लास वाले लोग हो, सब के सब जो है वो चाहे तो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, ठीक है, तो वहाँ पर हर कोई जा सकता है, चाहे वो SC और ST वाले ही क्यों ना हो, ठीक है, तो सारे लोग जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है आगे, द टर्म हिंदू इंक्लूड्स पर्सन प्रोफेसिंग सिख जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, मतलब उसमें सिख जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग भी ये सारे हिंदू के अंदर ही आते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया था, तो ये आपको ये एक और चीज़ बता देता हूँ। देखो कि जो ST वाले होते हैं, देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो SC के अंदर कौन कौन आता है, जो शेड्यूलेड कास्ट जो होते हैं उसके अंदर हिंदुज़म, न्यू बुद्धिज़्म एंड सिख वाले जो लोग होते हैं, ये जो रिलीजन के लोग होते हैं, ये SC के अंदर आ सकते हैं, शेड्यूलेड कास्ट के अंदर। इसके अलावा और कोई नहीं आएगा, जैसे अब कोई मुस्लिम है तो वो शेड्यूलेड कास्ट के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। बट अब उसके अलावा देखोगे तो यहाँ पर जो ST है उसके अंदर कौन आता है ये आपको बता देता हूँ। तो ST का कोई फिक्स नहीं रहता, इसके अंदर कोई भी रिलीजन का आ सकता है, क्योंकि ये आदिवासी लोग होते हैं, इसमें हो सकता है दूसरे रिलीजन के भी हो, तो इसमें फिक्स नहीं रहता कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के हो। तो ओके, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ST कैन बिलोंग टू एनी रिलीजन। उसके बाद देखो अब दूसरा जो हमारा सेफ गार्ड है वो है इकोनॉमिक सेफ गार्ड, ठीक है। अब इकोनॉमिक सेफ गार्ड क्या होता है, तो देखो अभी आपके आगे आपको बताता हूँ इकोनॉमिक सेफ गार्ड क्या होता है। पहले पॉइंट को पढ़ लो, ठीक है, इसको जैसे ही आप पॉइंट पढ़ोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि अच्छा इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सेफ गार्ड, ठीक है। तो देखो लिखा गया है कि आर्टिकल 23 प्रोवाइड फॉर अबॉलिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर, ठीक है। देखो बेगर का मतलब होता है जो भीख मांगते हैं ना, रोड पे बच्चे लोग होते हैं भीख मांगते हैं, जिनका हाथ पैर टूटे हुए रहते हैं। तो होता क्या, देखो कभी कभार जो किडनैपर्स होते हैं जो रहते हैं, उन लोग बच्चे लोगों को किडनैप कर लेते हैं, फिर हाथ पैर तोड़ के आँख फोड़ देते हैं या फिर उनको अपाहिज बना देते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 23 जो है ये टोटली प्रोहिबिट करता है, इसको बोलता है ये इलीगल है, अबलिश करता है, मतलब बैन करता है कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते, ऐसे ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ह्यूमन की इंसानों को किडनैप करके उनसे भीख नहीं मंगवा सकते। तो अगर आप ऐसा काम करते हो तो ऐसे टाइम पर जो है आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से अगर देखो अब कोई बच्चा है जो भीख मांग रहा है तो वो हमेशा उसकी ज़िंदगी अपाहिज हो चुका है, हाथ पैर टूट चुका है और ज़िंदगी भर भीख ही मांगेगा, तो क्या बताओ वो जो आदमी, वो जो बच्चा है जब वो बड़ा होगा तो वो क्या थोड़ा बहुत अमीर रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो बच्चा रहेगा वो भीख ही मांग रहा है, भीख मांगने से कितना कमा लेगा वो, तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है गरीबी में ही निकल जाएगी, इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा ही पीछे रह जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो उसको ये राइट दे रहा है आर्टिकल 23 के द्वारा कि आपको कोई भी ट्रैफिक नहीं कर सकता, जिसके वजह से अब वो बच्चा आज़ाद हो जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकेगा, उसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो दूसरा कुछ काम कर लेगा, जिसके वजह से वो इकोनॉमिकली सेफ हो जाएगा। तो इसलिए ये इकोनॉमिक सेफगार्ड इसे बोला गया है कि मतलब आप इकोनॉमिकली सेफ किए जा सकते हो, मतलब आर्टिकल 23 के द्वारा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ओके। तो यही है अपना आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 के अंदर ये भी बोला गया है कि आप किसी को भी फोर्सेड लेबर नहीं बना सकते या फिर बॉन्डेड लेबर जिसको बोला जाता है ना, मतलब मान लो ऐसा कि आपके बाप दादा ने कोई कर्जा लिया था, ठीक है, मतलब मान लो आपके दादाजी ने कोई कर्जा लिया था खेती बाड़ी करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए, 1-2 लाख रुपया शादी करने के लिए कर्जा ले लिया। अब कर्जा भर नहीं पाए और कर्जा ना भरने की वजह से अब जो है मतलब उनको मजदूरी करनी पड़ी, बंधुआ मजदूरी, ठीक है, बॉन्डेड लेबर, कि जब तक तू कर्जा नहीं भरेगा तब तक तू मेरे इधर काम कर और तेरे में जो भी काम से पैसे, जो भी मैं तेरे को पैसा दूंगा काम का बदले में, उस पैसे में से ही मैं अपना जो है इंटरेस्ट काट लूँगा, ठीक है, मतलब जो भी मेरा इंटरेस्ट है उसमें से काट लूँगा, ठीक है। और ऐसे जो बॉन्डेड लेबर होते हैं उनको पहली बात तो पैसे बहुत कम दिए जाते हैं, मान लो पहली बात तो उनको 200-300 रुपये तुम्हारा कमाई है और उसमें से इंटरेस्ट में काट लूँगा जिसमें से कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो बॉन्डेड लेबर एक तरीके से कह सकते हैं विदाउट पेमेंट ही रहता है, कुछ भी पैसे नहीं दिए जाते तब तक जब तक वो अपना जो है मतलब कह सकते हो जो भी अमाउंट उसने लोन लिया था जब तक वो भर नहीं देता विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब तक वो भर नहीं देता तब तक वो जो है उससे काम करवाया जाता है फ्री में ही, ठीक है। तो इन्हें बॉन्डेड लेबर बोलता है, फोर्सेड लेबर भी बोल सकते हो कि आपके दादाजी ने कर्जा लिया था और आपके पापा को भी बॉन्डेड लेबर बनना पड़ा, उनको भी पूरी ज़िंदगी मजदूरी में ही निकल गई और कुछ कमा नहीं पाए, वो भी गरीबी में ही उनकी ज़िंदगी निकल गई। फिर आपको भी अब बॉन्डेड लेबर बनना है, क्योंकि मतलब आपके पापा ने भी वो जो कर्जा लिया था आपके दादा ने वो भी भर नहीं पाए, क्योंकि उतना कमाई नहीं था, जो भी कमाते थे ये ले ही जाता था, मतलब जो ज़मींदार या फिर जो भी था मनी लेंडर वो लेके ही चला जाता था, तो पैसे ही नहीं कभी हुए कि कर्जा भर दूँ, ठीक है। तो ऐसे जो बॉन्डेड लेबर होते हैं उनकी भी पूरी ज़िंदगी जो गरीबी में ही रहती है।
तो उनको सेव करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 23, जिसमें बोला गया है कि आप जो है किसी को भी बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकते, ठीक है, मतलब किसी भी तरह का फोर्सेड लेबर नहीं बना सकते, फोर्स नहीं कर सकते किसी भी काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आगे, एंड अदर फोर्स फॉर्म ऑफ फोर्सेड लेबर बेगर विच वॉज प्रैक्टिस्ड बाय लैंडलॉर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम एंड पनिशेबल बाय लॉ। अगर आप किसी को मतलब बेगर बनाते हो, मतलब बेगर का मतलब होता है भीख मांगने वाला, या फिर किसी को आप मजदूर बनाकर रखे हुए हो अपने इधर, तो ऐसे जो लोग होते हैं, अगर आप किसी को ऐसा कर रहे हो सामने, मतलब मान लो कोई जमींदार है जो ऐसा कुछ कर रहा है, तो उस आदमी को मतलब माना जाएगा कि वो आदमी जो है वो क्राइम कर रहा है और उसको पनिश किया जाएगा बाय लॉ, ठीक है, लॉ के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर आगे लिखा है, अल्दो देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन अबाउट SC/ST इन दिस आर्टिकल। मतलब अगर आप देखो तो आर्टिकल 23 के अंदर कोई ऐसा खास लिखा नहीं गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल SC वालों के लिए ही है या फिर ST वालों के लिए ही है, ठीक है, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, ये जनरली सबके लिए बोला गया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये ST और SC के ऊपर भी लागू होता है। एंड अगर आप देखोगे तो नॉर्मली अब कोई मान लो किडनैपर है जो किसी बच्चे को हाथ पैर तोड़ के भीख मंगवाता है, तो वो क्या अंबानी के बच्चे को किडनैप करके उससे भीख मंगवाएगा? नहीं करेगा वो, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मली ऐसे लोगों से ही बच्चे को किडनैप करते हैं जो गरीब होते हैं, जो कि वो मतलब किडनैपर जानते हैं कि इनके माँ बाप मेरे को कुछ नहीं दे नहीं सकते, इसलिए बच्चे से ही भीख मंगवा कर जो कमाना है कमा लेते हैं, ठीक है। तो वो जो किडनैपर्स होते हैं वो मतलब ट्रैफिकिंग उन्हीं बच्चों की करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गरीब सेक्शन से होते हैं, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट वाले बच्चे जो छोटे मोटे मतलब गरीब खानदान से होते हैं, उनके बच्चों को ही किडनैप किया जाता है, ओके, और उन्हें फोर्सेड लेबर या फिर बेगर बना दिया जाता है, भिखारी बना दिया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग होते हैं 86%, मतलब जैसे अगर आप देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो बॉन्डेड लेबर्स होते हैं, जो टोटल जितने भी बॉन्डेड लेबर्स अभी तक देखे गए, उनमें से 87% जो लोग हैं वो ST/SC के अंदर से ही है। मतलब ये दो जो पर्टिकुलर कास्ट है SC और ST, इन सारे मतलब इनमें से ही आते हैं 87% लोग, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हो आप नॉर्मली कि ये जो आर्टिकल 23 है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है इकोनॉमिकली सेव करने के लिए ST और SC वालों के लिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले लोग होते हैं, ओके। उसके बाद देखो तो ऐसे ही अब जो अपना आर्टिकल 24 है वो भी इसी तरीके से आपको इकोनॉमिकली सेफगार्ड करता है। कैसे? तो देखो कि यहाँ पर बोला गया आर्टिकल 24 जो है वो क्या कहता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट्स। हजार्डियस का मतलब होता है कोई भी खतरनाक काम के अंदर किसी भी छोटे बच्चे को, यानी 14 साल से कम के बच्चों को नहीं लिया जाएगा किसी भी फैक्ट्री, माइन या फिर ऐसे कोई भी खतरनाक एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा आएगा उससे समझ उतनी नहीं है। हो सकता है मान लो जैसे कोई कंपनी है जहाँ पर लोहा लक्कड़ बनता है, ठीक है, जहाँ पर आग का काम होता है, अब बच्चा गलत से तो कुछ हो जाता है और उसको कुछ हादसा हो जाता है और पूरी फैक्ट्री खत्म हो जाती है, बच्चा भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों के लिए ऐसे खतरनाक फैक्ट्री में काम करना सही नहीं होता है, ठीक है। कोई केमिकल की फैक्ट्री है तो बच्चा गलती से केमिकल को अपने हाथ में ले लेता है या फिर केमिकल उसके ऊपर गलती से गिर जाता है, वो लेके जा रहा था केमिकल, तब तक गिर गया उसी के ऊपर केमिकल, तो ऐसे टाइम पर बच्चे की ज़िंदगी का खत्म हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिकल 24 कहता है कि आप किसी भी 14 साल से कम के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम के लिए नहीं ले सकते, कोई फैक्ट्री में या फिर माइन के अंदर काम नहीं करवा सकते। ऑल्दो देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन अबाउट SC इन दिस आर्टिकल। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इस 24 आर्टिकल के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि ये सिर्फ और SC के लिए हमने बनाया या फिर ST के लिए बनाया या फिर जनरली सबकी बात की गई है। बट क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो 14 साल के कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कंपनी में काम करने जाते हैं, वो वही बच्चे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वीकर सेक्शन के लोग होते हैं, जो SC वाले हो, शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। कि मतलब काफ़ी ज़्यादा गरीब है, घर में पैसा नहीं है, तो इसलिए उनको भी काम करने जाना पड़ रहा है। तो इसलिए कह सकते हो यहाँ पर भी यही बात हो जा रही है कि ज़्यादातर क्योंकि SC वाले ही लोग होते हैं जो कि 14 साल से कम के बच्चे भी काम करने जा रहे रहते हैं कंपनी में या फिर कहीं पे भी, तो इसलिए ये जो आर्टिकल है ज़्यादा हेल्पफुल SC के लिए ही हो जाता है, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर देखो बट मेजॉरिटी ऑफ द चाइल्ड लेबर कम्स फ्रॉम SC, देयरफॉर दिस आर्टिकल हैज़ सिग्निफिकेंस फॉर SC, यानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है SC के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है इकोनॉमिकली सेव करने के लिए उनको, ठीक है। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट जो है हमारा वही एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड, ठीक है। अब एजुकेशनल कल्चरल सेफगार्ड का मतलब क्या होता है कि आपको अब जैसे पहले के टाइम पे होता था ना कि जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर अम्बेडकर का कि उनको स्कूल से मतलब क्लासरूम से बाहर बैठाकर पढ़ाया जाता था कि तू क्लास के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, नहीं तो आएगा तो हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे। तो उनको एजुकेशन ढंग से लेने नहीं दी जाती थी। तो इस तरीके से अब जो है क्योंकि अब यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है तो ये आपको राइट देता है कि आपको एजुकेशनल राइट, आपको कोई भी इस तरीके से मतलब कास्ट के ऊपर या फिर रिलीजन के ऊपर आपको कोई भी भगा नहीं सकता एजुकेशन
एजुकेशन लेने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। और एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कल्चर के ऊपर। देखो अगर कोई आदमी है मान लो जो मजदूरी करता है, तो उतना सारा उस मतलब उसका रहन सहन, कल्चर का मतलब ही क्या होता है, रहन सहन, आपका खान पान, कपड़ा किस तरीके से पहनते हैं, उसको कल्चर बोला जाता है, ओके। अब कोई पढ़ा लिखा है और कोई अनपढ़ गँवार है, तो वो दोनों का कल्चर थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है वो सोचता है भाई मेरी तो पूरी ज़िंदगी जो है इसी काम को करना है, यही मेरी ज़िंदगी है, ठीक है। मज़दूरी, मान लो कोई आदमी है पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो सोचता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं सिर्फ़ मज़दूरी कर सकता हूँ। बट कोई अगर वही सी आदमी को अगर हम पढ़ा लिखा दें, ग्रेजुएट कर दें, तो उसके बाद सोचेगा कि हाँ भाई ग्रेजुएशन हो चुकी है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो उसका पूरा जो कल्चरल लाइफ़ है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एजुकेशनल लाइफ़ को चेंज कर देंगे तो कल्चरल लाइफ़ भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड को एक ही साथ में दिया गया है, ओके। तो देखो अब यहाँ पर आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 का जो 4th जो क्लॉज़ है वो क्या कहता है, जो एम्पावर करता है द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन इंक्लूडिंग SC/ST अंडर आर्टिकल 15(4) गवर्नमेंट कैन रिजर्व सीट्स और प्रोवाइड फी कंसंसेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन इन स्टेट रन इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट। मतलब क्या, यहाँ पर ये बोला गया है कि आर्टिकल 15 के 4 में ये बोला गया है कि जो हमारा स्टेट जो है यानी जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो ST/SC जो है यानी जो शेड्यूल्ड कास्ट या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर सकती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। मतलब कोई कॉलेज है या फिर स्कूल है, ऐसे अलग अलग जगहों पे मतलब सीट्स रिजर्व की जा सकती है उनके लिए, ताकि वो जो है अगर मान लो कोई बच्चा है, अब कोई मान लो जैसे कुछ लोग हैं, ठीक है, कोई बच्चा है जिसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो ट्यूशन में जा सके, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर सके या फिर मोबाइल खरीद सके जी, ऑनलाइन पढ़ सके, तो ऐसे टाइम पर वो खुद से पढ़ेगा, हो सकता है उसको ज़्यादा परसेंटेज ना आए, साथ ही में हो सकता है कि वो गरीब है तो उसको काम करने भी जाना पड़ता हो, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा उसके परसेंटेज नहीं आए, अब उसको किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जाना है, तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट जो है कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व करके रखती है शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ताकि वो जो है कम परसेंटेज लाने के बावजूद भी जो है उनको वो सीटें मिल जाए और वो वहाँ पर पढ़ लिख सके, ठीक है। तो ऐसा क्यों करती है, तो मैंने कई बार आपको बताया कि इस रिजर्वेशन का क्या मामला रहता है, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो रहती है आर्टिकल 15 के 4 के हिसाब से गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट जो है स्पेशल प्रोविजन बनाकर मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी एडवांसमेंट के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर सकती है, मतलब रिजर्वेशन कर सकती है उनके लिए, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया आर्टिकल 15 के 4 के अंदर कि उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएगी पहले से ही, कि ये तो भाई ST और SC वालों के लिए ही है और जो बचा हुआ है वो OBC और उसके बाद जनरल कैटेगरीज के लिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15 का 5th अगर आप क्लॉज देखोगे तो उसमें क्या कहता है कि वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट, यानी 93rd अमेंडमेंट जो था 2005 में किया गया था, उससे ये आर्टिकल 15(5) आया था। ये क्या कहता है कि so as to bring private unaided institution into ambit of reservation। मतलब क्या, देखो पहली बात तो ये देखो आर्टिकल 15(4) क्या कहता है, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि देखो आर्टिकल 15(4) ये कहता है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है या फिर ऐसी कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट से हेल्प ले रही है, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट उनकी मदद करे उस कॉलेज को चलाने के लिए, पैसे दे रहा है या फिर फंड्स दे रहा है, तो ऐसे टाइम पर वो जो कॉलेजेस रहेंगी, वो जो स्कूल कॉलेजेस रहेंगी, वो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स उन्होंने बनाए प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन की इतने जो पर्टिकुलर सीट्स जो है इनके लिए रिजर्व करके रखनी है, उन्हें वो फॉलो करना होगा और इतनी वो सीटें रिजर्व करके रखेंगे उन कास्ट या फिर उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है। एंड बट यहाँ पर ये चीज़ आ जा रही थी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट जो कॉलेजेस है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का मतलब सीट रिजर्व नहीं किया जा रहा था, तो वहाँ पर वो किस तरीके से पढ़ेंगे, कोई अगर चाहता है मैं इस कॉलेज में पढ़ूँ तो वो किस तरीके से पढ़ेगा। तो इसलिए 2005 में ये इस आर्टिकल को भी डाल दिया गया इसके अंदर कि आर्टिकल 15 का 5 डाल दिया गया, जो ये कहता है कि अब जो अनएड जो मतलब जो ऐसी इंस्टीट्यूशन है, मतलब ऐसी कॉलेजेस है जो प्राइवेट है, जो कि गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का फंड नहीं ले रही है, बट वो जो कॉलेजेस है उन्हें भी ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, वो भी कुछ सीटें जो है इनके लिए रिजर्व करके रखेंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर 5th इसका कहता है। तो इसकी वजह से भी देखो तो एजुकेशनल उनको हेल्प मिली ना, सेफगार्ड मिल गया कि अगर वो कम परसेंटेज लाते हैं तब भी वो एजुकेशनली अपलिफ्ट हो सकता है सोसाइटी के अंदर, ओके। उसके बाद देखो आर्टिकल 46 क्या कहता है, आर्टिकल 46 कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब क्या, आर्टिकल 46 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रोविजन ये कहता है कि जो स्टेट है वो उसे प्रोटेक्ट करना है एजुकेशनल इंटरेस्ट को, यानी जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनका मतलब एजुकेशन उनको सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको मतलब सही तरीके से एजुकेशन मिले, तो उनकी स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो जो है इसके
ऊपर ध्यान रखें और सारी चीज़ें उनको मिलती रहे, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को खास करके सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो ये आर्टिकल 46 कहता है जिसके वजह से अब स्टेट जो रहेगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान, मतलब आपके एजुकेशन के ऊपर ध्यान रखेगा कि आपको एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो आपको फ्री में एजुकेशन दी जाएगी ताकि आप पढ़ लिख सको, और मिल रही है तब तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 46 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 335 क्या कहता है कि अलो रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और प्रमोशन फॉर ST/SC। मतलब क्या कि आर्टिकल 335 ये कहता है कि आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप SC/ST वाले हो, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हो, तो आपको क्वालिफाई करने के लिए, मतलब मान लो किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है और वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया कितना परसेंटेज आएगा तभी मिलेगा, तो वहाँ पर आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि अगर आपको कम परसेंटेज भी आता है इतना पर्टिकुलरली, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम आया, 35 लाख कर बोलोगे मेरे को भाई सबसे बड़े कॉलेज में जाना, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मतलब कुछ पर्टिकुलरली रहेगा कि हाँ इतना, अगर आपको कम भी परसेंटेज है, थोड़ा बहुत कम आएगा तो आपको एडमिशन वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि आपको अगर थोड़ा कम मार्क्स भी आता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा इस बेसिस पे कि आप शेड्यूल्ड कास्ट वाले हो, ठीक है। ताकि वो जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उनका थोड़ा प्रमोशन, मतलब थोड़ा बहुत वो भी अपलिफ्ट हो सोसाइटी के अंदर, वो भी पढ़ लिख सके और ताकि उनका भी ग्रोथ हो सके, ठीक है, ताकि हमारा जो पूरा सोसाइटी वो बैलेंस हो जाए, ओके। उसके बाद देखो फोर्थ जो हमारा सेफगार्ड है वो है पॉलिटिकल सेफगार्ड, ठीक है। तो देखो पॉलिटिकल सेफगार्ड का मतलब क्या होता है, देखो पॉइंट्स पढ़ते हैं उसको समझते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट टू SC/ST लोकल SC/ST टू लोकल बॉडीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड लोकसभा। मतलब क्या यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो प्रोवाइड करता है, मतलब आपको कुछ देता है SC/ST वालों को, क्या देता है, कुछ सीटें उनको रिजर्व करके देता है कि आप जो है किसी भी लोकल बॉडी में, यानी कि अगर मान लो आप पंचायत में जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको कुछ सीटें रिजर्व करके रखी जाएगी, या फिर आप लोकसभा में जाना चाहते हो तो वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सीटें जो रहेगी वो SC वालों के लिए रिजर्व करके रखी जाएगी कि यहाँ पर SC वालों को मतलब जगह है, ये सीट SC वालों की है, कि अगर उनको कम वोट भी मिला रहेगा तब भी वहाँ पर वो चले जा सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का वो कुछ रिलैक्सेशन, मतलब कह सकते हो प्रोवाइड करता है, रिजर्वेशन सीट्स रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है SC/ST वालों को, चाहे वो अलग अलग मतलब पॉलिटिकल एरिया में हो, जैसे लोकल बॉडीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, या फिर पंचायत, या फिर अपना लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया स्टेट लेवल पे कह सकते हो, या फिर अपना जो नेशनल लेवल पे लोकसभा हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कुछ सीटें रिजर्व करके मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 243D क्या कहता है, ये कहता है स्टेट, ये कहता है देखो कि स्टेट दैट द सीट शॉल बी रिजर्व for SC/ST in the village panchayat and out of such seats 1/3 of the seat to be reserved for women belonging to SC/ST। मतलब क्या कि यहाँ पर ये बोला गया, पहली बात तो देखो कि ST/ST वाले जो है, SC/ST वाले जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वाले हैं गांव के अंदर, उनको पंचायत में, मतलब जो पंचायत रहता है ना गांव में, वहाँ पर उनको कुछ सीटें रिजर्व की जाएगी। अब कुछ कितना भी हो सकता है वो नहीं बताया गया, वो पॉपुलेशन के हिसाब से रहता है कितनी सीटें रहेगी, ठीक है। तो अब कुछ सीटें जो रहेगी रिजर्व करके रखी जाएगी, मान लो इतनी सीटें रिजर्व है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली इतनी सीटें रिजर्व की गई है, टोटल इतनी सीटें रिजर्व करके रखी गई है, ठीक है। इनमें से 1/3 जो सीटें रहेगी, मतलब क्या है 1/3 का मतलब हो गया ये टोटल सीटें हैं जिसके 3 टुकड़े आपने कर दिए, ठीक है, मतलब 3 टुकड़े इसके आपने कर दिए, इस पर्टिकुलर जो सीट है इनकी 3 टुकड़े आपने कर दिया, और 3 में से 1 टुकड़ा जो रहेगा वो उन औरतों को दिया जाएगा जो कि SC और ST से बिलोंग करती है, मतलब वुमेंस के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की गई है जो कि SC/ST से बिलोंग करते हैं, और बाकी के जो 2/3 जो हिस्से हैं वो मेन के लिए कह सकते हो आप लोग हैं, ओके। उसके बाद देखो आर्टिकल 243T क्या कहता है, ये कहता है स्टेट दैट द सीट शॉल बी रिजर्व्ड फॉर SC/ST इन द म्यूनसिपल काउंसिल कॉर्पोरेशन एंड आउट ऑफ सच सीट 1/3 ऑफ द सीट टू बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू SC/ST। मतलब क्या देखो पंचायत के अंदर रिजर्व कर वुमेंस के लिए कब की जाएगी, तो वो आर्टिकल 243D में बताया गया है कि गाँव में देखो जो पंचायत होता है उसमें कुछ सीटें SC/ST के लिए रिजर्व की जाएगी, जिसमें से 1/3 जो रहेगा वो वुमेंस के लिए रहेगा जो SC/ST से बिलोंग करते हैं। और वहीं पर शहर में जो अपना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है या फिर म्यूनसिपल काउंसिल जो होता है, वहाँ पर जो सीटें रहती है, मतलब टोटल जो सीटें रहती है उसमें से कुछ सीटें SC/ST के लिए रिजर्व की जाएगी, एंड उसमें से भी 1/3 जो सीटें रहेगी, जो टोटल सीटें जो रिजर्व की गई उसमें से 1/3 जो सीटें हैं वो वुमेंस के लिए जो SC/ST से बिलोंग करती है उनके लिए रिजर्व करके रखी जाएगी, ठीक है। कि मतलब एक हिस्सा तो मतलब वुमेंस के लिए रहेगा कि वो वुमेंस ही रहेंगी उसके अंदर SC/ST से जो बिलोंग करते हैं उन लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसके बाद देखो आगे लिखा गया अंडर आर्टिकल 243D एंड 243T, ये जो 2 आर्टिकल्स है इसके अंदर यही बोला गया है, मतलब दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन इन द विलेज
पंचायत एंड इन द म्युनिसिपल पार्टी शॉल बी रिजर्व फॉर SC/ST। मतलब क्या कि ऑफिस के अंदर जो चेयरपर्सन का ऑफिस होता है विलेज के अंदर, पंचायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी हो गया, वहाँ पर कुछ सीटें जो रहेंगी वो SC/ST के लिए रिजर्व करके रखी जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद आगे लिखा गया आर्टिकल 330 स्टेट दैट सीट शॉल बी रिजर्वेड फॉर SC/ST इन द लोकसभा। आर्टिकल 330 भी बोलता है कि आपको जो है SC/ST वालों के लिए हम लोकसभा में भी कुछ सीटें रिजर्व करके रखेंगे। तो देखो काफ़ी सारे आपको पॉलिटिकल सेफगार्ड मिल रहे हैं। आपको विलेज के अंदर भी मतलब सीट रिजर्व करके मिलेगी, आपको स्टेट के अंदर भी मतलब अपना शहर के अंदर भी मिलेगी, आपको नेशनल लेवल पर भी लोकसभा में भी आपको सीट रिजर्व मिलेगी। उसके बाद आगे लिखा है कि आर्टिकल 332 स्टेट दैट द सीट शॉल बी रिजर्वेड फॉर SC/ST इन द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली के अंदर भी आपको मतलब कुछ सीटें रिजर्व करके मिलेगी SC/ST वालों को। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 332 में ये भी कहा गया है। और इन केस द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली द नंबर ऑफ सीट रिजर्वेड इन एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर द SC/ST शॉल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब क्या यहाँ पर यही बोला गया है कि कितनी सीटें रिजर्व की जाएगी ST/SC वालों की, मतलब लोकसभा और स्टेट असेंबली में, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन के ऊपर कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन जो है वो SC/ST और मतलब उससे बिलोंग करती है। उस हिसाब से फिर वहाँ पर जो है मतलब आपको कह सकते हो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। पर्टिकुलर कोई भी एरिया में अगर कितने पॉपुलेशन जो है वो SC/ST से बिलोंग करते, उस हिसाब से वहाँ पर मतलब कह सकते हो सीटें रिजर्व की जाएगी। अगर मतलब मान लो बहुत ज़्यादा SC/ST वाले तो वहाँ पर ज़्यादा रिजर्व की जाएगी, और थोड़े बहुत ही है तो थोड़ी बहुत ही की जाएगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट रिजर्व की जाएगी। उसके बाद देखो अब पांचवा जो अपना सेफगार्ड है वो सर्विस सेफगार्ड। यानी क्या, आप किसी सर्विस में जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको सेफगार्ड मिलेगा। आपने सुना होगा कि कोई भी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो तो जो छोटी कास्ट वाले होते हैं उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व करी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी उनको सेफगार्ड मिलेगा जो SC/ST से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है कि आर्टिकल 16 का जो 4 जो क्लॉज है वो क्या कहता है कि स्टेट दैट द स्टेट में रिजर्व पोस्ट फॉर द मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड द सर्विस अंडर द स्टेट सो एज टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब क्या, यहाँ पर आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि स्टेट के पास ये पावर है या फिर स्टेट जो है वो चाहे तो वो कर सकता है कि कुछ सीटें जो है पर्टिकुलरली कोई भी सरकारी नौकरी के अंदर कुछ सीटें रिजर्व कर सकता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कास्ट के लिए, जो SC/ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए, ताकि वो जो है वो जो वीकर सेक्शन के लोग जो है सोसाइटी के अंदर वो अपलिफ्ट हो सके। ठीक है, उनके भलाई के लिए मतलब एडवांसमेंट के लिए वो कुछ सीटें रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 16 का 4A क्या कहता है। देखो आर्टिकल 16 का 4A ये कहता है अलो द स्टेट टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन फॉर SC एंड ST। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये बात है, पहले देखो आर्टिकल 16(4) था, उसके अंदर ये बोला गया था कि अगर आप कोई भी नौकरी पाना चाहते हो, मान लो आपको इंडियन रेलवे जॉब चाहिए, ठीक है, आप इंडियन रेलवे में जाना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर एडमिशन मतलब कह सकते हो वहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए, वहाँ पर आपको उस काम को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपको रिजर्वेशन मिलता था कि अगर आपको आपका कम भी मतलब मार्क्स रहेगा या फिर कुछ क्वालिफिकेशन थोड़ा कम भी रहेगा तब भी आपको नौकरी मिल जाएगी आपके कास्ट के बेसिस के ऊपर। बट प्रमोशन जो होगा यानी आपका जो प्रमोशन होगा वो आपके कास्ट के बेसिस पे नहीं होगा, आप जिस तरीके से काम करोगे उस हिसाब से आपको प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 16(4) यही कहता था, मतलब प्रमोशन की बात ही नहीं करता था कि भाई प्रमोशन जो है वो आपको कास्ट के हिसाब से आपको प्रमोशन भी मिलेगा। वो सिर्फ इतना बोलता था कि आपको कोई भी नौकरी चाहिए तो उसके अंदर हम आपके लिए कुछ मतलब कह सकते हो रहते हैं ना, सीट रिजर्व कर देंगे उन मेंबर्स के लिए, लोगों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। बट अब हुआ क्या कि बाद में एक और भी डाल दिया गया इसके अंदर, आर्टिकल 16 का 4A भी डाल दिया गया, जो ये कहता है कि अब प्रमोशन के लिए भी हम मतलब रिजर्वेशन रखेंगे कि जो ST वाले हैं उनके लिए भी अब प्रमोशन में भी मतलब रिजर्वेशन को कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पर। उसके बाद देखो अब आर्टिकल 324 क्या कहता है। देखो ये कहता है स्टेट दैट will taking into consideration the claim of ST in making appointment to the public service of the center state। मतलब क्या, पहले इतना समझ लो कि देखो जो अगर हम SC/ST के अगर क्लेम को कंसिडरेशन करते हैं कि भाई हम SC वाले हैं, हम ST वाले, अगर मान लो कोई SC वाला बोलता है कि मैं छोटी कास्ट का हूँ, ठीक है, और उसको कोई भी पब्लिक सर्विस में जाना है, अपॉइंटमेंट करना है, मतलब वहाँ पर नौकरी करनी है, उसको जॉब चाहिए, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जो भी मतलब पर्टिकुलरली द कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्विस कमीशन शॉल नॉट बी रिक्वायर्ड। यानी क्या कि उस पर्टिकुलरली जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो रहेगा, जैसे अगर मान लो आपको पुलिस में जाना है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आपको UPSC से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, आप जाकर वहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप छोटी कास्ट के लोग हो तो ऐसा नहीं कि आपको पूछना पड़ेगा कमीशन में जाकर, आप डायरेक्टली जाकर
जो भी आपका जॉब करना चाहते हो, पब्लिक सर्विस करना चाहते हो, वो कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखो अब आगे लिखा है आर्टिकल 335 स्टेट दैट द क्लेम ऑफ SC/ST शॉल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विस ऑफ सेंटर स्टेट। मतलब क्या कि जो भी मतलब यहाँ पर यही वापस से वही चीज़ें बोली गई है थोड़ी और अच्छी तरीके से, कि जो भी मतलब SC/ST वाले जो भी अपना क्लेम देते हैं भाई कि मैं छोटी कास्ट का हूँ, तो उनका जो क्लेम है उसको मतलब ध्यान दिया जाएगा और उस हिसाब से उनका जो भी पब्लिक सर्विस जो है सेंटर स्टेट में वहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, जो भी उनका क्लेम रहेगा, क्लेम मतलब उनकी जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी वो देखी जाएगी, उसके बाद उनको जो भी अपॉइंटमेंट करना रहेगा वो करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कास्ट के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जो भी सर्विस में आप जाना चाहो वो जा सकते हो। यही बात है यहाँ पर सीधी सीधी। ठीक है, तो ये हमारा 5th है सर्विस सेफगार्ड, जो कि आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, एंड लास्ट अब देखो हमारा है अदर सेफगार्ड। ठीक है, अब अदर सेफगार्ड क्या होता है? अदर सेफगार्ड मतलब जो बचे कुछ जो बाकी के सेफगार्ड है वो है, तो देखो आर्टिकल 338, 338A और 339 क्या कहता है? इस्टेब्लिश अ नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST। आर्टिकल 339 अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट प्लान फॉर बेटरमेंट ऑफ SC/ST। मतलब क्या कि देखो आर्टिकल 338, 338A जो है वो कहता है कि आप नेशनल कमीशन बना सकते हो SC वालों के लिए और ST वालों के लिए। नेशनल कमीशन का मतलब होता है जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट होता है ना, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो। डायरेक्टली तो नहीं जाते, पहले लोकल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। वैसे ही नेशनल कमीशन होता है कि आप लोकल कमीशन में जाते हो। मतलब ये खास करके SC और ST इन लोगों के लिए ही बनाया जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपके साथ कोई भेदभाव करता है, तो आप जाकर इस पर्टिकुलरली नेशनल कमीशन में जाकर कंप्लेन कर सकते हो, उसके बाद उस आदमी को पर्टिकुलरली सजा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल कमीशन इनके लिए बनाया गया ताकि ये जो है अपनी कंप्लेंट्स दे सके। उसके बाद ये भी आर्टिकल 339 जो है ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्लान को और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर प्लान बना सकते हैं ताकि वो SC/ST को बेटर कर सके। ठीक है, उनकी बेटरमेंट के लिए कोई भी प्लान या फिर एग्जीक्यूट प्लान करना है वो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आर्टिकल 340 क्या कहता है? अलाउ द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एंड टेबल द रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट। मतलब क्या कि आर्टिकल 340 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो चाहे तो एक कमीशन बना सकता है जिसकी मदद से वो ये पता कर सकता है कि हमारे देश में कितने मतलब टोटली इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस है, मतलब जो ST वाले और SC वाले हैं, एंड फिर उस हिसाब से वो रिपोर्ट को पार्लियामेंट में दिखा सकता है ताकि कोई भी अगर बेटरमेंट करना हो तो हम कर सकें, और कोई भी रिलैक्सेशन देना हो या फिर कुछ भी करना हो वो कर सके। ठीक है, तो आर्टिकल 340 के जो है वही पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो जो है कमीशन बना सकता है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए कि क्या मतलब उनकी क्या कंडीशन है जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है हमारी सोसाइटी के अंदर। ओके, तो ये टोटल हमारे सेफगार्ड है जिसकी मदद से जो है जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं उनको बचाया जाता है समाज के अंदर ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके। ओके, जो कि ये सारे राइट्स जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। मे भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब लीगल राइट्स के बारे में समझ लेते हैं कौन से लीगल राइट्स होते हैं। तो देखो थोड़ा सा वापस आपको याद दिला दूं कि लीगल राइट्स मतलब वो राइट्स होते हैं जो कि आपको लॉ देता है, लॉ के द्वारा दिए हुए ये राइट्स होते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉइंट्स को पढ़ते आपको समझ आएगा कि द शेड्यूल्ड कास्ट हैव सर्टेन लीगल राइट्स एज स्टेटेड इन वेरियस पासेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द वेरियस एक्ट हैड दैट कन्फर्ड लीगल राइट्स ऑन SC एज फॉलो। मतलब क्या कि देखो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए काफ़ी सारे लीगल राइट्स बनाए गए हैं, बहुत सारे लीगल राइट्स, काफ़ी सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो उनमें से यहाँ पर जो भी लॉस बनाए गए हैं SC वालों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, टोटल 5 यहाँ पर बताए गए, तो उन 5 को हम समझेंगे। सबसे पहला जो बनाया गया है लॉ वो है द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। ठीक है, जिसको बाद में वापस से मतलब जो अमेंड किया गया था तो उसको नाम चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 नाम दे दिया गया, मतलब बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, थोड़े बहुत इसके अंदर मतलब ये किया गया था कि पहले जो है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 इसके अंदर जो पनिशमेंट थी थोड़ी लाइट थी, थोड़ी कम थी। बाद में जब 1976 में इसको वापस से अमेंड किया गया था तो उस टाइम पे इसको और ज़्यादा थोड़ा इसकी पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, कि मतलब काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया था, तो इसलिए इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976। ओके, तो ये प्रोवाइड क्या करता है कि पेनल्टी ऑफ प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप और फ्रॉम टेकिंग वाटर
फ्रॉम अ पब्लिक वेल, मतलब ये सारी चीज़ें वही कि छुआछूत का अगर आप किसी के साथ भी करते हो कि बोलते हो मंदिर में घुसने नहीं देंगे, या फिर तू कुएँ का पानी निकाल के पी नहीं सकता, या फिर तू भी कोई भी पानी हमारा मान लो फ़िल्टर का पानी है वो छू नहीं सकता, नहीं तो हमारा पानी अशुद्ध हो जाएगा। अगर आप ऐसी सारी चीज़ें करते हो मतलब छुआछूत दिखाते हो कि मेरे को छूना मत, हमारे खाने को मत छूना, ऐसी सारी तू छोटी जात वाला है, ठीक है? मतलब कास्ट के ऊपर अगर आप किसी को भी ये सारी चीज़ें बोलते हो, तो ऐसे टाइम पर जो है आप एक ऑफ़ेंस कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, ठीक है? जिसकी वजह से आपको एज़ पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 आपको सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। इसमें होता है 6 महीना मिनिमम आपको सज़ा मिलती है, जेल मिलती है मिनिमम, ठीक है? अगर आप इस राइट एक्ट को तोड़ते हो, ठीक है? मतलब आप किसी के साथ ऐसा करते हो अनटचेबिलिटी, तो मिनिमम 6 महीना आपको सज़ा मिलेगी, मैक्सिमम 5 से 6 साल रहता है। मैक्सिमम आपको 5 साल तक सज़ा मिलेगी, मिनिमम 6 महीना, ठीक है? मतलब मिनिमम 6 महीना तो जेल में रहना ही है, ऊपर से फ़ाइन भी भरना है, ठीक है? तो ये सज़ा काफ़ी स्ट्रिक्ट अभी कर दी गई है कि 6 महीना जेल में रहोगे अगर किसी को बोल दिए तो, ठीक है? अगर पकड़ा गए बोलते हुए तो, ठीक है? नहीं पकड़ाए तो बात ही अलग है। उसके बाद द पार्लियामेंट एनेक्टेड बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 फॉर आइडेंटिफिकेशन, लिबरलाइजेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। मतलब क्या, देखो बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है वो लेबर्स जो कि बंधुआ मजदूर है, किसी के बाप दादा ने कर्जा लिया था और अब उनको उन कर्जे को भरने के लिए किसी लैंडलॉर्ड के मतलब जो ज़मींदार है उसके यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। और वो जो ज़मींदार है मतलब होता है क्या, देखो मैं आपको वापस से थोड़ा बता देता हूँ कि अब मान लो ये आपके दादा है, आपके दादा ने कर्जा लिया था 1 लाख रुपया मान लो शादी करने के लिए, ओके? अब हुआ क्या, वो उस कर्जे को भर नहीं पाए। अब उनका जो बेटा हुआ, अब उनको जो है उस ज़मींदार ने जिसने मतलब जो भी मनी लेंडर था जिसने पैसे दिए थे, अब उसको पैसा चाहिए, वो तो अपना पैसा लेगा, ठीक है? तो अब उसने क्या किया कि इसका जो बेटा था इसको बोला कि अब ये मेरे इधर काम करेगा, जब तक तुम्हारा पैसा भर नहीं जाता तब तक ये मेरे इधर काम कर कर के अपना जो ब्याज है वो भरता रहेगा, ठीक है? तो अब वो जो पर्सन है उसको बॉन्डेड लेबर बना दिया गया, ये इस काम को छोड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वो बोले मैं किसी और को काम कोई और दूसरा काम करूँगा, वहाँ से तेरे को पैसे दे दूँगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको ज़बरदस्ती इसी जगह पे काम करना पड़ेगा, वो जितना पैसा देगा मनी लेंडर उतना ही लेना पड़ेगा, ठीक है? मान लो वो 300 रुपये इसको पूरा दिन भर का काम का देता है, बहुत कम है लेकिन उतना ही देता है मान लो, ठीक है? 300 रुपये ही देता है, जिसमें से मान लो 200 रुपया वो अपना इंटरेस्ट ले लेता है रोज़ का, ठीक है? तो खाली 100 रुपये इसके पास बचता है। तो ऐसे जो लेबर्स होते हैं जिनको ज़बरदस्ती फ़ोर्स करके मतलब कर्जा की वजह से बनाया जाता है, जिन्हें बॉन्डेड लेबर बोला जाता है। तो किसी को भी आप बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकते। आप चाहते हो उससे पैसा लेना तो आप उसको बोल सकते हो दूसरा कोई काम कर और मेरे को जल्दी पैसा दे, ठीक है? तो आप किसी को बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकते। तो यही वो एक्ट है कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, कि अगर आप ऐसा कुछ पकड़ा गए तो आपको सज़ा मिलेगी अगर आप किसी को बॉन्डेड लेबर बना के रखते हो तब, ठीक है? उसके बाद क्योंकि देखो अब ये जो बॉन्डेड लेबर होते हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो 87% आपने देखा था कि 87% जो बॉन्डेड लेबर होते हैं वो SC ST से ही आते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो ये उनके लिए ही राइट बन जाता है कि भैया हमारा हक है, हमको कोई भी बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकता, ओके? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो एक्ट है वह द पार्लियामेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है? ये क्या कहता है कि आप किसी से भी मतलब कोई भी छोटा बच्चा है टू प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस, ठीक है? मतलब क्या कि आप किसी भी छोटे बच्चे से मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे आप किसी भी प्रकार का कोई खतरनाक या फिर माइन या फिर फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। जैसे अब ये छोटे बच्चे, तो आप इनसे काम नहीं करवा सकते, ठीक है? अगर आप इनसे काम करवाते हो तो ऐसे टाइम पर आपको सज़ा मिलेगी, ओके? अब ऐसा होता है काफ़ी सारे घरों में जहाँ पर जो बच्चे होते हैं बहुत मतलब काफ़ी सारे घर में ऐसे भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी रहती है जिसकी वजह से बच्चों को भी काम करना पड़ सकता है, बट फिर भी उन बच्चों को ऐसी जगह पर हम काम करने के लिए नहीं दे सकते जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो। मतलब जैसे फैक्ट्री हो गया, मान लो कोई लोहा बनाने वाली फैक्ट्री है, कोई केमिकल की फैक्ट्री है, ऐसी खतरनाक जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर आप काम करने के लिए नहीं भेज सकते बच्चे लोगों को। ये मतलब पर्टिकुलरली कहता है, ठीक है? अब जैसे चाय बेचना हो गया तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती है, तो ये एक टाइप पे चल भी जाता है, बट वो सारी चीज़ें नहीं चलती है, ठीक है? तो ये जो एक्ट है ये कहता है कि द चाइल्ड लेबर रेगुलेशन प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत अगर आप किसी भी बच्चे को अपने इधर काम करवाते हो, बच्चे को मतलब आप फैक्ट्री के अंदर आप उसको काम करवा रहे हो, तो ऐसे टाइम पर आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है? जो भी काम करवाएगा उसको सज़ा मिलेगी। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट जो लॉ है वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 18 मतलब 1989, ठीक है? ये जो एक्ट है ये क्या कहता है कि आप SC और ST के साथ किसी भी प्रकार का एट्रोसिटी नहीं कर सकते, अत्याचार नहीं कर सकते। नहीं तो रहता है ना गाँव में लोग रहते हैं कि जो छोटी कास्ट वाले होते हैं उनके मुँह के ऊपर कालिक पोत देते, गोबर पोत देते, ठीक है? तो ऐसे जो गलत काम है उनको परेशान करना, उनको मतलब रहता है ना परेशान करना, वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते आप किसी को भी
एट्रोसीट नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर ये एक्ट बनाया गया है कि अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ में कोई भी काम करोगे, मतलब उनको परेशान करोगे, तो ऐसे टाइम पर आपको जो है पनिश किया जाएगा, सज़ा मिलेगी। और इसके अंदर भी वही 6 महीना है, 6 महीने की मिनिमम सज़ा मिलेगी और मैक्सिमम 5 साल, ठीक है। टू प्रिवेंट एट्रोसिटी अगेंस्ट SC/ST, दिस एक्ट ऑल्सो एम्ड एट द सोशल इंक्लूजन ऑफ SC/ST into the mainstream of the society. Penalty is imposed on the offender which shall not less than 6 month, मतलब मिनिमम 6 मंथ जेल में रहेगा वो आदमी, बट विच में एक्सटेंड 5 ईयर, और 5 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है उस सज़ा को, विद अ फाइन। फाइन भी साथ में भरना है आपको, ठीक है। वही मेन सेम सजा है, ठीक है। द एक्ट कंटेंट प्रोविजन फॉर रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर द विक्टिम ऑफ एट्रोसिटी, ठीक है। और इस एक्ट के द्वारा जो है, पहली बात तो जो प्रोविज़न की वजह से कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ उसको मदद मिलेगी। मान लो SC वाले के साथ कुछ गलत हो, उसका मान लो किसी ने घर जला दिया तो उसको घर बना के दिया जाएगा, कंपनसेशन मिला जाएगा और उसको कुछ मदद भी मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद अब लास्ट जो लीगल मतलब कह सकते हो एक्ट बनाया गया है वो है द एन एक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोविजन एक्ट 1993, ठीक है। अब ये एक्ट क्या कहता है, तो यहाँ पे लैट्रिन समझ गए होंगे आपने, ठीक है, वर्ड लिखा है। मतलब इसमें होता क्या है कि देखो, जो छोटे कास्ट वाले जो लोग हैं उनसे हाथ से मतलब वो सारे काम करवाए जाते हैं। मैनुअल स्कैवेंजरीज मतलब होता है जो रहता है ना अपना बाथरूम, वो साफ़ करवाया जाता है, उसका जो गटर रहता है वो हाथ से साफ़ करवाया जाता है। मैनुअली मतलब खुद से साफ़ किया जाता है, किसी भी मतलब पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर फोटोज़ में, यहाँ पर ये लोग खुद घुस के मतलब गटर के अंदर घुस के साफ़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी प्रोहिबिट कर दिया गया। अगर आप इससे किसी भी पर्सन को इस तरीके से काम करवाते हो, उसको नीचा दिखाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार से उसको इस तरीके से काम करवाते हो, तो आपको सज़ा मिलेगी, मतलब इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो वॉज पास टू प्रोवाइड फॉर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एज वेल एज construction or maintenance of dry latrines and for the regulation of construction and maintenance of water seal latrines and for matter connected therewith or incidental thereto। मतलब क्या कि यहाँ पर ये जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है इनको बंद करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, और जो मतलब जो भी रहता है कि जो लैट्रिन रहती है, बाथरूम जो रहता है, उसको अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सही तरीके से वो मेंटेन रहे, उसको मेंटेनेंस के लिए प्रोविजन एक्ट बनाया गया है कि अगर कोई इस तरीके से बाथरूम को सही से तरीके से नहीं रखता और मैनुअली मतलब साफ़ करने की कोशिश करवाता है किसी से, तो ऐसे टाइम पर उस पर्सन को जो है सज़ा मिलेगी, ठीक है, पनिश किया जाएगा उसे, ठीक है। ना मैं भी अब यहाँ पर आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी हमारे चैनल पे आने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी आपके दोस्त लोग हैं और जो कॉलेज का ग्रुप है वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। क्योंकि हो सकता है लोग वीडियो को सर्च मारे आपके दोस्त लोग और उनको मेरी वीडियो ना दिखे, तो इसलिए हो सके तो आपने ये जो वीडियो है अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। एंड आपको अगर लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वायरी रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, तो आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पे जाकर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर जाकर आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो भी पूछ सकते हो, या फिर आप अपना जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी पूछ सकते हो। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आ जाएगा। तो अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब 1-2 दिन बाद देख रहे हो वीडियो को, तो हो सकता है इसका नेक्स्ट लेक्चर आ गया हो। तो यहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट है, यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।